नमस्कार जी, मैं केशव राय। इस समय में सुप्रसिद्ध फिल्म लेखक और निर्देशक रंगकर्मी मयूरपुरी उनसे हम बातचीत कर रहे हैं राइटर्स रूम को लेकर, जो इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत ही चर्चित है। हर शो राइटर्स रूम के माध्यम से ही आ रहे हैं, हिट हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं। मयूर जी नमस्कार। नमस्कार केशव जी, नमस्कार। आप सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जिसको कहा जाता है, 5 विधाओं में आप पूर्ण हैं। टेलीविजन, फिल्म, एक विधा से इतना पैसा तो 5 विधाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो इतनी ये मजबूरी की प्रतिभा है। तो उतना अध्ययन और प्रतिभा भी तो अर्जित करना पड़ती है ना सर, उसके लिए आपका अध्ययन भी है। तो अभी ये जो इतने शोज आ रहे हैं, हाँ, उसको राइटर्स रूम का नाम दिया जा रहा है। और नए नए लड़के, जो आज के लड़के हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, राइटर बनना चाहिए। राइटर वाली कोई उन पर बात नहीं होती। अब हम राइटर्स रूम, ये हॉलीवुड का ही टाइटल है। सीपी साहब के यहाँ से शुरुआत हुई थी और तो मैं खुद पियारो रहा हूँ। तो 11 बजे 6 राइटर्स उनके यहाँ जाते थे और शाम 7 बजे तक रहते थे, डिस्कशन करते थे कैरेक्टर को लेकर, कहानी को लेकर कि आगे कैसे बढ़ेगी, और कई डिस्कशन होते थे और कई बार बहुत ज़्यादा बहस भी होती थी। इस तरह की बात है। जब सलीम जावेद साहब का राइटर के रूप में स्टेटस हुआ, उसके बाद राइटरों की वैल्यू और बड़ी इंडिपेंडेंट रूप से। उसके पहले शायद दूसरे राइटर जिनका नाम मुखराम सिंह था, पंडित मुखराम शर्मा, उनका नाम बड़ा था कि उनके नाम से लोग फिल्में देखने जाते थे। तो ये जो आज का ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला राइटर्स रूम है और जो फिल्मों वाला राइटर्स, जो ग्रुप, उस समय राइटर्स रूम ना कहते थे तो ग्रुप, इन दोनों में काम करने के तरीकों को लेकर क्या अंतर है? पहली बात तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है या नया तरीका नहीं है कि एक रूम में बैठ के सब राइटर्स, आज हम उसको कहते हैं राइटर्स रूम, मगर ये प्रथा बरसों से चली आ रही है। परसों पहले 1940s 50s में जब बॉम्बे टॉकीज हुआ करता था, या जो यहाँ मलाड में ही हमारे नज़दीक में, अब तो खंडर हो चुका है पूरा, लेकिन तब उस वहाँ पे भी राइटर्स रूम, बड़े बड़े स्टूडियोज उस वक्त जो 50s 40s के अंदर हुआ करते थे, तब भी राइटर्स रूम होता था, या एक स्क्रिप्टिंग डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म आप देख लीजिए, मुगल आजम कितने लोगों ने लिखी? 4 लोगों के नाम है एज राइटर्स, और वो 4 लोगों ने साथ में बैठ के लिखी है। कमाल अमरोही साहब, आजाद मिर्जा साहब, इस तरह के बड़े बड़े दिग्गज राइटर्स साथ में बैठ के, और के आसिफ साहब जो उसके डायरेक्टर थे वो तो खुद थे ही। तो 4-5 लोग साथ में मिलके लिखना, एक रूम में बैठना, रोड डिस्कशन करना, ये तो बहुत आम और बहुत ही नॉर्मल बात है। ये स्क्रिप्टिंग इस तरीके से ही होती है। एक दिमाग के ऊपर से स्क्रिप्टिंग नहीं हो सकती। और सिर्फ उस दौर में नहीं, उसके बाद में भी कई साल तक, मतलब मुक्ता आर्ट्स में सुभाष जी के यहाँ पे कई सारे राइटर्स एक साथ में मिलकर करते थे, मुझे याद है। लेकिन कमलेश पांडे जी को ज़्यादा जाना जाता है सुभाष जी के यहाँ। नहीं, और भी बहुत राइटर्स हैं वहाँ पे। रघु दादा हुआ करते थे, उन्होंने बहुत काम किया है वहाँ पे, बहुत कमाल। और अपना राजश्री के अंदर राइटर्स डिपार्टमेंट होता था एक। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में हमेशा स्क्रिप्टिंग डिपार्टमेंट रहे हैं, चाहे अब हम उसको स्क्रिप्टिंग डिपार्टमेंट कहें, या जैसे हमारे यहाँ यशराज में यश जी के बंगले पे एक गद्दा रूम होता था, जिस गद्दे रूम के अंदर बैठे सब गद्दों पे बैठकर और डिस्कशंस होते थे। छटाई भी होती थी, छटाई हाँ, चाहे आप उसको गद्दा रूम कह लें, चाहे राइटर्स रूम कह लें, नाम अलग अलग हैं, फैंसी हो जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं। पहले लोग कागज पेन से लिखते थे, स्लेट पे लिखते थे, अब व्हाइट बोर्ड्स आ गए हैं, अब तो बड़े फैंसी लैपटॉप्स, ये वो, तरीके बदल जाते हैं काम करने के। लेकिन मुद्दा तो वही है कि मिलजुल के करने वाला काम है ये। क्योंकि राइटिंग स्पेशली फॉर अ स्क्रीन मीडियम, फॉर अ टेलीविजन, ओटीटी और फॉर फिल्म्स, वो आसान नहीं है। वो एक दिमाग की उपज नहीं हो सकती है। उसमें इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट। ये ऐसा आर्ट फॉर्म है कि इसमें आपको सबके, इट्स अ टीम स्पोर्ट। अब क्रिकेट एक आदमी नहीं खेल सकता है, हॉकी एक आदमी नहीं खेल सकता, टीम ही चाहिए। तो ये टीम स्पोर्ट है, इसको टीम की तरह ही काम करना चाहिए सबको। बीच में एक दौर आया था कि इंडिविजुअल राइटर्स का, आपने बिल्कुल सही कहा, सलीम जावेद साहब के आने से बड़े कमाल थे वो दोनों, दिमाग मिलके 20 राइटरों के बराबर थे। तो ये उनका हक था। लेकिन हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक राइटर अकेला फिल्म लिखता है, ये बात ही गलत है। कभी ऐसा नहीं होता है। उसमें डायरेक्टर का इनपुट होता है, एसोसिएट डायरेक्टर का इनपुट होता है, प्रोड्यूसर का इनपुट होता है, चाहे उनकी क्रेडिट हो या ना हो।
लेकिन इनपुट फिल्म बनाने में कई लोगों का होता है, कई लोगों का हाथ होता है। अब वो प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा कॉपरेट हो गया है, अब वो प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है कि भाई रोज़ मीटिंग होगी, रोज़ इस तरीके से बैठा जाएगा। तो एक राइटिंग इज़ ऑल्सो डिसिप्लिन, इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप रोज़ नहीं लिखते तो आप राइटर नहीं हैं। आप पायलट तभी बनेंगे या कहलाए जाएंगे जब आप रोज़ प्लेन उड़ाते हैं। सडनली आपका एक दिन मूड हुआ कि मुझे बड़ा शौक है, मैं प्लेन उड़ाना चाहता हूँ, तो आप पायलट नहीं, वैसे उसको पायलट नहीं कहा जाएगा ना, पायलट तो उसी को कहा जाएगा जो रोज़ प्लेन उड़ाता है। तो राइटर भी वही है जो रोज़ लिखता है। तो रोज़ लिखता है इसको जो डिसिप्लिन और नौकरी के हिसाब से समझता है और उसमें रोज़ टाइम देके काम करना चाहता है। ऐसा माइंडसेट, ऐसी मेंटालिटी और ऐसा हार्डवर्क और डिसिप्लिन करने वाले लोगों की एक टीम तैयार की जाती है और फिर उनसे ताकि सही वक्त पे काम अंजाम दिया जा सके। अभी एक ही राइटर के भरोसे पे आप बैठेंगे तो सरस्वती आई और अगर नहीं आई तो तो ये सब चीज़ें हैं। मगर ये जो फॉर्मूला है, ये जो काम करने का तरीका है, ये नया नहीं है, ये चला आ रहा है बरसों से। तो फिल्मों में तो ये जो निर्णय लेता था कि 4 राइटर होंगे या 3 होंगे या 2 होंगे, तो ये निर्देशक लेता था या निर्माता लेता था? निर्माता, क्योंकि पैसे तो उसे ही देने। लेकिन ऑफ कोर्स निर्देशक का कंफर्ट या निर्देशक की सहूलियत होना बहुत ज़रूरी है। उनकी मर्जी के बिना तो हो नहीं सकता है। आप देखिए पहले बड़े प्रोड्यूसर जो होते थे वो खुद डायरेक्टर भी हुआ करते थे। अगर आप राज कपूर साहब का नाम लेंगे, उनके यहाँ भी राइटर्स डिपार्टमेंट था, म्यूज़िक डिपार्टमेंट था, जिसमें साथ में मिलकर सब लोग काम करते थे, कोई एक बंदा नहीं होता था उसमें। तो अब वो उनका कंफर्ट, उनका काम करने का तरीका है और उनको ठीक लगता था, वैसे होता था। OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन वगैरह, ये तो प्रोजेक्ट के साथ ही, जैसे एक संजय लीला भंसाली का प्रोजेक्ट है, हाँ, वेब सीरीज 150 करोड़ रुपए की हाँ, बजट है उसका। रेखा निगम को उन्होंने साइन किया था राइटर के रूप में। 18 एपिसोड थे। नेटफ्लिक्स ने कहा कि आप राइटर रूम बनाइए, 6 राइटर सहायक रखिए। रेखा जी ने कहा कि नहीं, मुझे आदत नहीं है, मैं अकेले लिखने की आदत है। उन्होंने कहा आपको क्या तकलीफ है, हम पैसा दे रहे हैं, उनकी फीस दे रहे हैं, आपकी फीस दे रहे हैं, जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर आपको क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा ठीक है। तो वो 6 राइटरों के साथ उन्होंने ऐसा, ये आपको रेखा जी ने बताया? रेखा जी ने बताया। अच्छा, एक बात जी। कुछ 8-9 एपिसोड लिखे भी, बाद में वो कुछ चीज़ें अलग बदल गई, तो उन्होंने कहा तो उन्होंने तैयार हो गए। तो ये यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म का कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं कंटेंट उनको, और आज की तारीख में युवाओं को जोड़ने के लिए युवा बेस्ड चाहिए, एकदम नए नए आइडियाज चाहिए। और ऐसा जब नेटफ्लिक्स या ये करते हैं तो कॉलेज के लड़के जब आते हैं, पास आउट होते हैं और आते हैं, दिन भर डिस्कस करते हैं, वही 11 बजे से 7 बजे तक, और जो डिस्कशन होता है मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और नए नए आइडियाज़। तो कुछ उनका जो OTT प्लेटफॉर्म का सुपरवाइजर प्रोड्यूसर है, आके वो अपडेट लेता रहता है, ये उसको अपडेट देते रहते हैं, लेकिन डेडलाइन नहीं होती है कोई कि आपको ये सीन अब तक ही तैयार करना है, जो आ जाए। देखिए क्या है केशव जी, ये सारी बातें आप कहीं सुनी बातों पे ना जाएं, क्योंकि जो एक राइटर का या एक OTT प्लेटफॉर्म का या एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो अनुभव है वो सब पे लागू नहीं होता है। सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका अपना। आप देखिए मैंने हॉटस्टार के लिए बनाया था विराट कोहली का यंग अवतार, और वो क्रिकेटर भी है और वो सुपर हीरो भी है, एनिमे काम कर रहे हैं। तो बहुत उसके जो हरमन बाबे जब थोड़ा सोचते थे, लिखते थे, फिर बाद में एक दूसरी राइटर थी वो थी, फिर मैं आता था, फिर मैं देखता था, कभी हम लोग मिलके भी लिखते थे, फिर थोड़ा मैंने घर पे जाके लिखा, फिर हम लोग साथ में बैठे। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस एपिसोड में सीन के लिए जितनी मेहनत जरूरी है उतनी करते रहना है, जितना अच्छा बन सके उतना बना के देना है। तो बैक एंड फोर्थ होता। स्टार भारत के लिए मैं आई वॉज अ शो रनर फॉर जीजीमा, 400 एपिसोड चला हुआ सीरियल, उसमें से 200 क्या था वो शो। उसका प्रोसेस ये था कि मेरे ऑफिस में, मतलब हमारे यहाँ पूरा काम होता था, मगर वो सिर्फ बाउंस बोर्ड से, और मैं और उनका, मेरी वाइफ, हम दोनों साथ में मिलके लिखा करते थे। तो हम लिखते थे, लेकिन आपको क्या होता है, यंगस्टर्स की बात नहीं है, 4-5 दिमाग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यंगस्टर्स ही हो सकते। मेरी टीम के अंदर 20-22 साल के यंग लड़के लड़कियों से लेकर
और द ओल्डेस्ट पर्सन इन माई टीम इज सीनियर सिटीजन बियॉन्ड 66। तो 20 साल के जो लड़के ये कहाँ से आते हैं? ये इन्होंने कभी कोर्स किया होता है किसी फिल्म मेकिंग का, राइटिंग का, कुछ काफ़ी सारे मेरे ही अपने वर्कशॉप से आते हैं, क्योंकि मैं भी वर्कशॉप करता हूँ तो मैं भी सिखाता हूँ लोगों को कैसे लिखना है, क्या है। तो मैं तो अक्सर मेरे वर्कशॉप से ही चुनता हूँ, मेरे जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं मुझे लगता है कि ये जो मेरे साथ में अच्छा काम करते हैं मैं उन्हें चुन के उनको मौका देता हूँ। वो मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरी ज़रूरत भी है, उनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, और ये उनका हक है। वो आए हैं मेरे साथ में, सीखे हैं, तो उनको मेरे साथ में काम करने का हक मिलना चाहिए। तो मैं अपने टीम में से काफ़ी बाहर से भी लाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर उन सेटअप में कैसे काम किया जाता है उसका अनुभव मिलता है, उसका परिचय मिलता है। एक डिसिप्लिन, प्रोफेशनल डिसिप्लिन कैसा होता है उन्हें समझ में आता है। रोज़ की प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये काम कैसा है, रोज़ आग लगती है, रोज़ बुझानी पड़ती है। इट्स फायर फाइटिंग। क्या एवरी डे राइटिंग अ डेली सोप इज अ फायर फाइटिंग थिंग। रोज़, आज चैनल का मैंडेट बदल गया, आज चैनल ने बोला कल तक हमें इमोशनल चाहिए था, आज सडनली हमको कॉमेडी चाहिए, आज ये कैरेक्टर को बढ़ा दो, इस कैरेक्टर की मूंछ काट दो, इस कैरेक्टर को साफा दे दो, इस कैरेक्टर की बिंदी। आप देखिए मेरे शो में जो सास का रोल जो सास का कैरेक्टर था, वो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, वो कितनी बड़ी बिंदी पहनेगी, उसकी बिंदी की साइज के ऊपर 40-40 मिनट डिस्कशन हुए कई बार। या उसकी बिंदी के कलर से ब्लाउज का कलर मैच करेगा या साड़ी का कलर मैच कर, ये सारी। तो स्क्रिप्टिंग में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ डायलॉग या सिर्फ स्टोरी, उसका लुक क्या होगा, उसका एटीट्यूड कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये बहुत महीन, बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म बात है, मगर ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब फालतू की बकवास है, ज़रूरी है। कई बार एक 19 साल का लड़का आपको वो चीज़ बता सकता है जो आप नहीं सोच सकते। ऐसा हुआ भी होगा कई बार। बिल्कुल होता है, कई बार होता है कि और कई बार एक जो सीनियर व्यक्ति है वो आपको ऐसी चीज़ बता सकता है जो आपके अनुभव में ना रही हो। तो ये सारी चीज़ें टीम होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो फेथ है, ट्रस्ट है, आपका अपनी टीम पे, आपकी टीम का आपके ऊपर, और सबका आपस में मिलजुल के काम करना। देखिए प्रोजेक्ट सबसे बड़ा होता है। अगर आप और मैं एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं केशव जी, तो आपसे बड़ा, मुझसे बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को सफ़र नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो करना है वो करना है, उसके लिए जो लोग टीम में सही रहते हैं वो रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बंदा आता है टीम में और वो देखता है हमारी स्पीड क्या है काम करने की, और फिर खुद ही उसे लगता है कि मैं इस स्पीड से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो खुद ही लज्जित होकर फिर वो खुद ही सामने से बोलते हैं सर मैं नहीं आपकी तरह डिलीवर कर पाऊंगा, आपकी टीम बहुत तेज़ कर रही है, मैं हाँ तो सर मैं छोड़ देता हूँ, आप किसी और को रख लीजिए। ये भी होता है लेकिन लोग सीखते हैं अनुभव से, लोग आपको देख के सीखते हैं, आपकी मेहनत कितनी है, आप कितनी एनर्जी के साथ में आते हो। तो मैं किसी भी प्रोसेस को अच्छा या बुरा नहीं मानता हूँ, एंड रिजल्ट अच्छा या बुरा हो सकता है, प्रोसेस को दोष देना ठीक नहीं। जैसे आपकी मान लीजिए एक तरफ फिल्म कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, एक तरफ वेब सीरीज लिख रहे हैं, एक तरफ टीवी सीरियल लिख रहे हैं, तो इसमें अगर टीम आप युवाओं को रखना चाहेंगे या जो देखिए अनुभवी राइटर है? हाँ, राइटर अनुभव से अच्छा राइटर हो ज़रूरी नहीं है जी। और युवा, कभी मैं भी तो 19 साल का था ना, कभी मैं भी 20 साल का था और मैं लिखता था। सोच तो आज भी युवा है और तभी भी ऐसा हुआ है कि मुझसे सीनियर राइटरों की जगह पे मुझे लिया गया है, मेरा काम लिया गया। हो सकता है कल को कोई और नौजवान आए, मुझसे अच्छा लिखे और मुझे ही लगे कि यार तुम मुझसे ज़्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरा डेली सोप गुजरात अहमदाबाद दूरदर्शन पे डायरेक्ट कर रहा था, जो एक्चुअली डायरेक्ट नहीं कर रहा था, मैं लिख रहा था पहले, और उसके जो डायरेक्टर थे या प्रोड्यूसर थे वो बहुत बड़े, निमेश देसाई नाम था उनका, बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। और एक दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे पता चला उनकी तबीयत ख़राब है और वहाँ लोकेशन पर पैकअप हो रहा है। तो मैं भागा गया और मैंने कहा नहीं भाई कोई मेकअप नहीं उतारेगा, सब आर्टिस्टों से कहा मैं शूटिंग कर रहा हूँ, और मैंने डायरेक्ट किया, वो एपिसोड बना दिया। अब वो तो जब घर पे आए तो उनको पता चला कि मेरे एब्सेंस में एपिसोड शूट हो गया। बड़ा हमको बहुत डर लगा कि नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने लेकिन चुपचाप पूरा एपिसोड देखा। एपिसोड देख के पानी पी रहे थे वो, तो पानी उनके हाथ में था और वो बड़े ड्रामेटिक इंसान थे। तो उन्होंने बोला ये जल है मेरे हाथ में और इसकी कसम खाकर मैं कहता हूँ ये सीरियल अब मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, तुम करोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो इतने सीनियर डायरेक्टर थे, मगर उन्होंने कहा कि तुमने जो डायरेक्ट किया है उसमें एक सेंस ऑफ मॉडर्निटी है, एक सेंस ऑफ अर्बेनिटी है जो मैं नहीं ला सकता। तो एक तरीके से उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद 150 एपिसोड मैंने किए उस सीरियल के। मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा कोई आ सकता है मेरे पास में, और हो सकता है मैं उससे कभी, तुम मुझसे बेहतर, इसकी सेंसिबिलिटी बेहतर है तुम्हारे लिए, तो तुम लिखो या तुम करो डायरेक्ट। तो मैं एज से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अनुभव का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वो ये होता है कि मुझे आप एक स्क्रिप्ट राइटिंग की प्रॉब्लम अगर देंगे ना, तो मैं 5 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, और जिसके पास अनुभव नहीं है उसको शायद 15 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए, 1 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए। मैं शायद 5-10 मिनट में उसका सोल्यूशन ढूंढूंगा। वो अनुभव से आ जाता है। अनुभव से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
मगर एजिज्म नहीं होना चाहिए, एज के हिसाब से लोगों को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सर मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आज हम देखें तो पुराने डायरेक्टर जिन्होंने बहुत हिटेड फिल्में दी हैं, उनकी या तो फिल्में नहीं आ रही हैं, आ भी रही हैं तो उतनी ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं है, अच्छी नहीं बन रही है, बहुत सी कमियां नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि यार इन्होंने इसी फिल्म बनाई थी और आज ये फिल्म है। वहीं दूसरी तरफ आज का युवा नए नए विषय लाता है, नई नई कहानियाँ लाता है, नया प्रस्तुतिकरण जो भी है, तो दर्शक बदला है निश्चित रूप से और सोच बदली है। इसके बारे में आपकी क्या बात? बहुत बहुत कमाल का सवाल आपने किया है केशव जी। ये सवाल मैं सो नहीं पाता हूँ इस सवाल की वजह से। अगर मेरी रातों को नींद उड़ती है तो सिर्फ इस सवाल की वजह से, और वो सवाल ये है कि हम कितने रेलेवेंट हैं और कब तक रेलेवेंट रहेंगे। क्या बात? क्योंकि जिस दिन हम रेलेवेंट नहीं रहेंगे उस दिन हमारा काम नहीं। ये ऑडियंस भोग्य मीडियम आपने बताया ना, बिंदी पे आता था घंटा, एक दो दो 10 घंटे बाद। बिल्कुल उसको गलत नहीं मानता हूँ, वो ज़रूरी है, उस मीडियम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फिर वैसे ही बिंदी करके ऑडियंस में औरतें घूमती हैं और उनको अच्छा लगता है वैसा, तो उसमें कुछ गलत नहीं है ये। लेकिन आर्टिस्ट का सबसे बड़ा जो डर होता है, या चाहे वो राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे जो भी हो, उसका सबसे बड़ा डर, उसकी सबसे बड़ी जो खौफ होता है, वो सबसे बड़ा खौफ यही है कि मैं जिस दिन इररिलेवेंट हो जाऊँगा, जिस दिन मेरा संदर्भहीन हो जाऊँगा, मैं जिस दिन लोग मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाएंगे या मैं इस कॉन्टेक्स्ट के बाहर हो जाऊँगा, उस दिन मेरा क्या होगा। ये सबसे बड़ा डर है और ये मुझे भी है, हर आर्टिस्ट को होना चाहिए। इसीलिए मैं अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश करता रहता हूँ। यंग लोगों के साथ रहना, यंग लोगों के साथ मिलना, दुनिया कैसे चल रही है, समाज कैसे चल रहा है, आपको उसके साथ ही करना पड़ेगा ना, वरना क्या मतलब है। आप देखिए हर चाहे आप पीरियड कहानी कर रहे हो, मगर उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आप सही वक्त पे आप देखिए। अब बाहुबली के अंदर एक सीन है, ठीक है, बाहुबली तो पीरियड फिल्म है, वो तो पुराने ज़माने की पिक्चर है, लेकिन उसमें एक सीन है जिसमें बताया गया कि नहीं, औरतों की इज्जत करनी चाहिए। ये तो मॉडर्न सेंटिमेंट है, ये तो 21वीं सदी का सेंटिमेंट है, जबकि वो फिल्म फैंटेसी है, पता नहीं किस सदी की है। तो आपको अपने वक्त के अनुसार रेलेवेंट होते रहना चाहिए, अपने आप को रीइन्वेंट करते ना। जो डायरेक्टर, जो राइटर नहीं कर पाएंगे वो इस रेस में पिछड़ जाएंगे, और जो कर पाएंगे वो हमेशा चलते रहेंगे। सर ये OTT प्लेटफॉर्म ने शायद युवाओं को इसलिए पकड़ा है कि देखिए अगर हम थिएटर में जाते हैं तो अबव 50 गिन सकते हैं आप ऑडियंस कितनी आएगी, 10, 5, 15, 20, इससे ज़्यादा नहीं होगी, सारा यूथ होता है। और जब कहानी चलती है तो युवा इतना हंसता है, लेकिन अबव 50 वाला हंसता नहीं, उसको हंसी नहीं आती है, क्योंकि वो कहानी से जुड़ नहीं पाता है, रोमांटिक हो जो वटेवर। तो OTT प्लेटफॉर्म पर जो भी कहानियाँ चलती हैं यूथ को लेकर, यूथ ही जुड़ा हुआ उससे, तो इसलिए तो OTT प्लेटफॉर्म युवाओं को टीम बना रहा है, युवाओं को ज़्यादा अपने साथ रख रहा है। क्या यही वजह है? कुछ हद तक आपकी बात सही है केशव जी, लेकिन मेरी एक बिलीफ है और मैं इसी बिलीफ के साथ जीना चाहूँगा और आगे चल के मतलब यही बिलीफ को फॉलो करना चाहूँगा कि कहानी होती है, और अच्छी कहानी हो तो वो उसको एज से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो युवाओं के लिए भी अच्छी है और बड़ों के लिए भी अच्छी है, सबके लिए अच्छी है। क्योंकि कई बार इंसान हो सकता है 20 साल का हो लेकिन उस मन से बड़ा मैच्योर हो, और हो सकता है आदमी 60 साल का हो लेकिन दिल से बच्चा हो। तो मेंटल एज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लिखा गया है और जो देखा गया है उन दोनों में, जो ऑडियंस है और जो क्रिएटर है उसमें कितना उनका तालमेल कितना है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसकी सेंसिबिलिटी क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हो सकता है कि एक जैसे रिकी जर्वेस है, उनका एक बहुत अच्छा शो नेटफ्लिक्स पे आता है आफ्टर लाइफ। अब रिकी जर्वेस एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी करते थे और कॉमेडी ही लिखते थे और कॉमेडी ही करते थे। उन्होंने ऑफिस बनाया, ब्रिटिश शो बहुत चला, जो उन्होंने एक्स्ट्रास करके एक शो बनाया जो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत चला, मगर वो पूरा प्रिडोमिनेंटली कॉमेडी है। और फिर नेटफ्लिक्स के पास में गए तो उन्होंने एक तरह से, मैं तो कहूँगा ड्रामेडी भी नहीं है, ड्रामा ही है आफ्टर लाइफ, और बड़ा सीरियस संजीदा किस्म का ये है। कौन सोच सकता था कि वो इतने बड़े कॉमिक राइटर हैं और इतने बड़े कॉमिक क्रिएटर हैं और वो सडनली इतना ड्रामा, इतना सीरियस सब्जेक्ट को लेके काम करेंगे, मगर किया उन्होंने। 2 सीज़नों में बहुत अच्छा शो है, लोगों ने पसंद भी, यंगस्टर्स ने पसंद किया उसको। तो ये ऐसा नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं कुछ यंग शोज़ देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा। क्या स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ बच्चों के लिए है? तो 14-15 साल के बच्चों की कहानी, मगर वैसा तो नहीं है। क्या होम अलोन सिर्फ बच्चों की पिक्चर है? क्या ये चीज़ें हमको अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। हाँ,
अगर OTT के जो मार्केटिंग वाले हैं या शो बनाने वाले हैं, अगर वो ऐसा एक सिद्धांत रखते हैं कि भाई हमारे कंज्यूमर्स जो है वो ज़्यादा यंग ऑडियंस है तो हमें उसके लिए बनाना चाहिए, मगर कंटेंट क्या यंग होता है या ओल्ड होता है? कंटेंट होता है। हो सकता है यंग लोगों को भी ओल्ड लोगों की कहानी पसंद आए, या आप एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए। मुझे नहीं लगता कि कंटेंट की कोई एज होती है। हाँ, फैमिली में सबको पसंद आ रहा है। बिल्कुल, कंटेंट अच्छा होता है या बुरा होता है, कंटेंट की कोई एज नहीं होती है। देखने वाले की एज होती है, बनाने वाले की एज होती है, मगर कंटेंट की क्या उम्र होती है? कंटेंट अगर अच्छा हो तो वो सनातन है हमेशा के लिए। मैं मेरे बच्चों को 70s की फिल्म दिखाता हूँ। मेरा बड़ा बेटा 14 साल का है, छोटा 10 साल का। मैंने इस लॉकडाउन में उन्हें शोले दिखाई, दीवार दिखाई, सारी पुरानी फिल्में, गोलमाल, ये सारी पुरानी ऋषिकेश मुखर्जी की, खूब हंसे उनको। गोलमाल उनकी सबसे फेवरेट फिल्म निकली, जो मेरी भी सबसे फेवरेट फिल्म है। तो कंटेंट अगर अच्छा हो तो उससे एज का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। जी। ये सर आप हॉलीवुड फिल्मों का हिंदी में अडॉप्टेशन करते हैं, उसके साथ आपके 15-20 सहायक वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में ये क्या इस प्रोसेस को लोकलाइजेशन कहा जाता है। जी। क्या होता है, अलग अलग मार्केट्स हैं तो अलग अलग मार्केट में कंटेंट अलग अलग तरीके से उसकी खपत होती है। अब हमारा कल्चर अलग है, हमारे खान पान अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, हमारे रिवाज अलग हैं, ये सारी चीज़ें। अब अगर अमेरिका में कोई चीज़ बनी है, चाइना में कोई चीज़ बनी है, तो वो उनके कल्चर के हिसाब से बनी है। अब हमारे ऑडियंस को कैसे वो गले उतरे या उसका आनंद वो ज़्यादा उठा सकें, उसके लिए सिर्फ भाषांतर की बात नहीं है, ये सिर्फ अनुवाद की बात नहीं है, ये लोकलाइज करना ज़रूरी है, उसको अडेप्ट करना ज़रूरी है इस तरीके से कि वहाँ के कल्चरल रेफरेंस को इंडियन कल्चरल रेफरेंस दिया जाए। करेक्ट। तो अगर वो वहाँ पे किसी फेस्टिवल की बात करें, अगर वो फेस्टिवल हमें यहाँ पता है तो ठीक है, अगर हमें नहीं पता है तो उसको हमको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि भाई इस तरीके का एक फेस्टिवल होता है। वो कहाँ हम जगह ढूंढ के एक लाइन में समझा सकते हैं कि भाई ये वो फेस्टिवल है, या कोई शॉपिंग मॉल है या कोई जगह है, अब वहाँ पे अलग नाम से शॉपिंग मॉल होते हैं, हमारे यहाँ अलग होते हैं। तो कल्चरल चीज़ें भी बहुत सारी हैं जो अलग अलग है, तो उसका अडेप्टेशन करना इंडियन मार्केट के लिए। मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी इसके लिए, डिज्नी ने मुझे द जंगल बुक करके उनकी जो फिल्म थी 2016 में, वो फिल्म हमने उसको अडेप्ट किया, उसको हिंदी में मैंने लिखा पूरी फिल्म को। बहुत मज़ा आया उस प्रोसेस में, बड़े कमाल के एक्टर्स थे हमारे साथ में। ओमपुरी जी जो उस वक्त थे, इरफान भाई उस वक्त ज़िंदा थे, बहुत कमाल। और प्रियंका चोपड़ा जी, उन्होंने एक सीन किया था। बहुत मज़ा आया वो प्रोसेस उस तरीके से काम करने में। और आपको हिंदी जंगल बुक अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये बाहर की फिल्म है, आपको लगेगा ये हिंदी फिल्म है। उस तरीके से उसको अडेप्ट किया गया कि वो हिंदी ही लगती है और हिंदी ही समझ में आती है। और जंगल बुक से लेके लायन किंग तक मैंने डिज्नी के साथ में 17 फिल्में की, और लायन किंग के बाद से अब शायद मैं 21वां प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उनके साथ। इसमें जो टीम है आपके साथ जो सहायक होंगे, ये फिल्में मैंने खुद लिखी हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम है जो हम बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए करते हैं, क्योंकि लोकलाइजेशन का काम बहुत सारा है, कई शोज़ हैं, कई सारी चीज़ें हैं। नेटफ्लिक्स के लिए है, अमेज़ॉन के लिए है, और कई 90 एपिसोड वाले शो होते हैं, 7 सीज़न है, 5 सीज़न है। हमने ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक किया है, मनी हाइस्ट किया है, ये सारे शोज़। तो इसमें टीम लगती है, इसमें एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। मगर हाँ, लोकलाइजेशन मैं करता हूँ कि इसको ऐसे अनुवाद किया जाएगा, इसको ऐसे किया जाए। एक प्रोसेस है केशव जी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल प्रोसेस है वो। उस पर पूरा एक वर्कशॉप, पूरा एक क्लास किया जा सकता है। मगर वो प्रोसेस से एक क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है कि अच्छा ये आदमी ये कैरेक्टर को ये कैरेक्टर इस तरीके से बुलाएगा, उसका एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है, या इस चीज़ का अनुवाद ऐसे किया जाएगा, उसका एक तो ये सारे जिसको हम KNP बोलते हैं, की वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उसका पूरा लिस्ट बनता है, लोकलाइजेशन लिस्ट बनती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होते हैं। उसके बाद में दूसरे राइटर्स फिर सैम्पल एपिसोड्स मैं लिखता हूँ, बिगिनिंग के एपिसोड्स मैं लिखता हूँ, फिर दूसरे राइटर्स उस पर काम करते हैं, फिर उसके बाद वापस QC होता है, क्वालिटी चेक होता है, जिसमें फिर मैं बैठता हूँ, डायरेक्टर के साथ मैं बैठता हूँ, हम लोग स्क्रीन पे चला के एक लाइन खुद डब करके देखते हैं कि ये बराबर सिंक हो रही है।